नेपाल की कहानी हमेशा से अद्भुत और उतार चढ़ाव भरी रही है। जब भारत आजाद हुआ और कई रियासतें भारत में शामिल हो गईं, तब यह सवाल उठा कि नेपाल क्यों नहीं जुड़ा। असल में नेपाल कभी पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहा। गोरखा योद्धाओं की बहादुरी ने उसे हमेशा अलग पहचान दी। 1816 की सुगौली संधि के बाद ब्रिटिशों ने नेपाल को स्वतंत्र रहने दिया, क्योंकि उन्हें नेपाली सैनिकों की जरूरत थी। यही वजह थी कि भारत की आजादी के बाद भी नेपाल ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी और भारत का हिस्सा नहीं बना। लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही नेपाल का राजनीतिक सफर आसान नहीं था। लंबे समय तक राणा शासन और राजशाही का दबदबा रहा। जनता लोकतंत्र चाहती थी, लेकिन सत्ता पूरी तरह राज परिवार और अभिजात वर्ग के हाथों में थी। 1950-51 के जन आंदोलन ने पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की, लेकिन फिर 1960 में राजा महेंद्र ने संसद भंग कर दी और पंचायती व्यवस्था लागू कर दी। यह देखने में तो लोकतंत्र जैसा था, लेकिन असल में सारी ताकत राजा के ही हाथ में रही। 1990 के बड़े जन आंदोलन ने इस ढांचे को हिलाया और पहली बार नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ। लेकिन लोकतंत्र अभी अपनी जड़ें जमा भी नहीं पाया था कि समस्याएं शुरू हो गईं। राजनीतिक दलों की आपसी फूट, नेताओं की महत्वाकांक्षाएं और आम जनता की गरीबी और अशिक्षा ने लोकतंत्र को कमजोर कर दिया। फिर 1996 में माओवादी आंदोलन शुरू हुआ और करीब 10 साल तक खून खराबा चलता रहा। 2001 में राज परिवार हत्याकांड ने जनता को और हिला दिया। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, लेकिन जनता फिर उठ खड़ी हुई। 2006 के जन आंदोलन ने राजशाही की नींव हिला दी। 2008 में नेपाल ने खुद को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। नेपाल का लोकतंत्र अभी भी अस्थिर है। बार बार सरकार बदलना, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कमजोर संस्थाएं इस व्यवस्था को खोखला कर रही है। इसी पृष्ठभूमि में आज की ताजा अशांति समझी जा सकती है। आज नेपाल में जो अशांति है, उसके कई परस्पर जुड़े कारण हैं। सबसे पहले आया सोशल मीडिया बैन। सरकार ने कई प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। जनता ने इसे अपनी आवाज दबाने और स्वतंत्रता छीनने की कोशिश माना। यह कदम चिंगारी साबित हुआ, जिसने गहरे असंतोष को हवा दे दी। दूसरा कारण युवाओं की हताशा है। जनरेशन जरी बेरोजगारी, अवसरों की कमी और असमानता से परेशान है। सोशल मीडिया पर नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम भरी जिंदगी सामने आई। जब आम लोग संघर्ष कर रहे हों और नेताओं के वारिस महंगी गाड़ियों और पार्टियों का मजा ले रहे हों, तो गुस्सा और बढ़ना स्वाभाविक है। तीसरा कारण है भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। जनता का मानना है कि वही पुराने नेता दशकों से सत्ता में टिके हुए हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं लाए। राजनीतिक व्यवस्था जनता से कटी हुई और सत्ता में बैठे लोग हकीकत से बेखबर नजर आते हैं। चौथा कारण है आर्थिक समस्या। भले ही जीडीपी में कुछ वृद्धि हो रही है, लेकिन मजबूत नौकरियां नहीं बन रही। ज्यादातर लोग अनौपचारिक कामों पर निर्भर हैं। पांचवां कारण है राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर संस्थाएं। सरकारें जल्दी जल्दी बदल जाती हैं, नीतियां अधूरी रह जाती हैं और संसद, न्यायपालिका जैसी संस्थाएं जनता का भरोसा जीतने में असफल रही हैं। छठा कारण है असमानता। सोशल मीडिया ने यह फर्क और साफ कर दिया है कि सत्ता में बैठे लोग कितने सुविधाजनक जीवन जी रहे हैं और आम जनता किन मुश्किलों से गुजर रही है। अब सवाल यह है कि यह अशांति अच्छी है या बुरी? जवाब है, यह दोनों है। इसमें खतरे भी हैं और संभावनाएं भी। नुकसान साफ है। हिंसा, मौतें, घाव, कारोबार का नुकसान और पर्यटन जैसी इंडस्ट्री का बुरा हाल। विदेशी निवेशक भी हिचकिचाने लगे हैं। समाज में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है और अगर सरकार ने सख्ती दिखाई तो और बड़े टकराव हो सकते हैं। लेकिन इसमें उम्मीद भी है। यह आंदोलन बदलाव की चिंगारी साबित हो सकता है। अगर सरकार ईमानदारी से सुने, पारदर्शिता लाए और रोजगार, शिक्षा और अवसरों पर ध्यान दे, तो यही अशांति लोकतंत्र को मजबूत बनाने का मौका बन सकती है। अगर युवाओं की आवाज सुनी जाए
तो यह नेपाल के राजनीतिक भविष्य को नई दिशा दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके नतीजे अलग अलग समय में अलग रूप ले सकते हैं। निकट भविष्य में यानी कुछ हफ्तों या महीनों में कर्फ्यू और सुरक्षा कड़ी हो सकती है। अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा और पर्यटकों का आना कम होगा। जनता और भी ज्यादा सक्रिय होकर प्रदर्शन और बहस में शामिल होगी। मध्यम अवधि में यानी अगले 1-2 साल में 2026 के चुनाव बहुत अहम होंगे। यही तय करेंगे कि क्या युवाओं की आवाज सत्ता में पहुंचेगी, संस्थाओं में सुधार की मांग और तेज होगी, नए राजनीतिक चेहरे और युवा आंदोलनों का उदय संभव है। लंबी अवधि में अगर सुधार किए गए तो नेपाल में लोकतंत्र और मजबूत हो सकता है, भ्रष्टाचार कम हो सकता है और जनता का भरोसा लौट सकता है। लेकिन अगर हालात को दबाने की कोशिश की गई तो वही पुराना चक्र फिर दोहराया जाएगा। अशांति, अविश्वास और अस्थिरता। नेपाल आज एक चौराहे पर खड़ा है। यह संकट दर्दनाक जरूर है, लेकिन इसमें भविष्य बदलने की ताकत भी है। सवाल यही है, क्या नेपाल के नेता और समाज इसे एक नए आरंभ का अवसर बनाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा।